बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। तो जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझने के लिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल इसी तरह नर्वस सिस्टम का फंक्शन समझने के लिए न्यूरॉन का फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का बेसिक जो फंक्शन है दैट इज द कम्युनिकेशन। मैसेज को एनवायरनमेंट से लेकर ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन से फिर मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। यानी फॉर एग्जांपल, अभी लाइट जो है वो बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आप यकदम से जो है वो टॉर्च ऑन करते हैं। तो ये लाइट बंद होने से लेकर यानी अंधेरा होने से लेकर टॉर्च ऑन करने तक का जो सफ़र है उसमें कौन सा मैसेज जो है वो एनवायरनमेंट से आया। ठीक है, एक सिग्नल मिला एनवायरनमेंट से हमारे न्यूरॉन्स को, कौन से न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को हमें सिग्नल मिला। उस सिग्नल को, उस मैसेज को लेके वो ब्रेन तक गया और ब्रेन ने आपके मसल्स को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि आप जो है वो अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च जो है वो ऑन कर दो। टॉर्च ऑन करने के लिए आपके हाथों के मसल्स ने जो है वो मूवमेंट की। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये एक सीक्वेंस के तहत जो है वो अमल में आया, तो जिसमें न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन है। तो ये सारी कम्युनिकेशन एक्चुअली पॉसिबल हुई ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन का मेन जो फंक्शन है दैट इज कम्युनिकेशन। लेकिन उस कम्युनिकेशन को हम एक टेक्निकल नाम देते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन ये असल में इट इज कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है ये ट्रांसमिशन जो है। एक तो इसमें है इलेक्ट्रो, यानी कोई इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। दूसरा है केमिकल। तो हम इसकी कम्युनिकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है दैट इज इलेक्ट्रो केमिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। तो ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है ये विद इन द न्यूरॉन होती है। एक न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसको दूसरा नाम हम देते हैं कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन। ठीक है, दूसरे जो केमिकल कम्युनिकेशन या केमिकल ट्रांसमिशन होती है वो होती है बिटवीन द न्यूरॉन्स। उसको हम केमिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और वो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूरॉन्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन होती है या ट्रांसमिशन होती है, इसलिए उसको कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो फिलहाल हम स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर जो है वो कैसे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या डेंड्राइट से टर्मिनल बटन तक कैसे मैसेज जाता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन असल में पॉसिबल होती है एक्शन पोटेंशियल से, लेकिन एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैसेज जो है वो ट्रिगर नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, तब उस न्यूरॉन की कंडीशन क्या है। तब उस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि न्यूरॉन के सेल के अंदर और बाहर जो है वो उसका स्टेटस क्या है, वो जो फ्लूइड है उसका स्टेटस क्या है, उसमें कौन कौन से आइंस हैं, कौन कौन से जो है उसमें इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स शामिल है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट आर द रोल ऑफ आइंस इन दिस कम्युनिकेशन। तो उससे पहले एक्शन पोटेंशियल से पहले हमें रेस्टिंग पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि रेस्टिंग स्टेट पे उस न्यूरॉन की हालत स्टेट क्या है। तो पहले हम रेस्टिंग पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन when it is not being altered by excitatory or inhibitory postsynaptic potential, which is approximately minus 70 millivolt। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? ये मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल है जो कितना है, माइनस 70 मिली वोल्ट। वो पोटेंशियल है जो एक्शन पोटेंशियल से पहले न्यूरॉन की स्टेट होती है। ठीक है, तो न्यूरॉन की जो स्टेट है, न्यूरॉन की फिजिकल स्टेट है, वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं, जो फ्लूइड न्यूरॉन के बाहर होता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, तो यहाँ पे फ्लूइड होता है, ये न्यूरॉन के अंदर फ्लूइड और ये न्यूरॉन के बाहर फ्लूइड। तो जो फ्लूइड न्यूरॉन के बाहर है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड न्यूरॉन के अंदर है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये दो किस्म का फ्लूइड होता है, और इन दोनों फ्लूइड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज आइन। आइन को हम देखते हैं कि आइन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये जानते हैं कि तमाम जो मैटर है, जितने भी मैटर है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, all are composed of tiny particles which are known as atom। ठीक है, तो एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, और हमें ये भी पता है कि एटम is composed of subatomic particles known as proton, neutron and electron। तीन पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम में। उनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर इसमें फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है 10, ठीक है, न्यूट्रॉन की कोई भी तादाद हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इन पर है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि दोनों ने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने,
एटम को बैलेंस किया हुआ है। दो किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फोर्स। दोनों इक्वल क्वांटिटी में हैं, इक्वल इंटेंसिटी में हैं, इसलिए दोनों ने एक एटम को बैलेंस किया हुआ है। 10 ने 10 को कैंसिल किया हुआ है, एटम जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। अब मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हम यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई कितनी, 9। प्रोटॉन कितने हैं, 10। अब 9 इलेक्ट्रॉन ने 9 प्रोटॉन को कर लिया बैलेंस, लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस एटम में एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज का असर जो है वो पूरे एटम पे पड़ता है, इसलिए अब ये एटम नहीं रहा, ये बन गया है आयन, ठीक है। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन को हमने एक खास नाम दे दिया है जिसको हम कहते हैं कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन। अब यही एग्जाम्पल हम पुट करते हैं नेगेटिव आयन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मजीद ऐड हो गया, ठीक है, तो कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11, और प्रोटॉन कितने हैं, 10। अब 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज का असर जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, ठीक हो गया। अब पूरे एटम पर ये इलेक्ट्रॉन का असर पड़ेगा और ये बन गया नेगेटिव आयन। अब ये एटम नहीं रहा, ये बन गया नेगेटिव आयन, ठीक है, और इसको हम खास नाम देंगे, वो होगा एनायन, ठीक हो गया। तो ये दो चीजें हमने डिस्कस की कि आयन क्या होता है, ठीक है, और आयन को, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनायन। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ। अब जो हमारी मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे डिफरेंट टाइप्स के आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। वो आयंस कौन कौन से हैं, वो आयन है, एक तो ऑर्गेनिक एनायंस, डिफरेंट, क्लोराइड आयन, उस पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम आयन, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और पोटाशियम आयन, उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा न्यूरॉन का एक थ्रेड है, इसको एक्सोन आप कंसीडर करेंगे, ये एक एक्सोन है न्यूरॉन का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आयन जो है हमने डिस्कस किए, मेजर टाइप्स के आयन, 4 आयन्स। तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो दोनों हिस्सों में, अंदर न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर, वो डिफरेंट होती है। उसमें सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन ये बाहर ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी अमाउंट ज्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी अमाउंट कम होती है। इसी तरह क्लोराइड आयन में इसकी भी तादाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है। जबकि पोटाशियम आयंस, इसकी तादाद इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं,
ठीक है। ऑर्गेनिक आयंस जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये सब के सब जो है वो मौजूद होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, इसीलिए इन्हीं की वजह से जो है वो इसका पोटेंशियल जो है रेस्टिंग पोटेंशियल पे, इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है दैट इज -70 मिलीवोल्ट। इसीलिए इसका पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। तो इनकी कंसंट्रेशन जो है, इनकी कंसंट्रेशन दोनों साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में किस वजह से इतनी होती है कि जितनी इनमें मौजूद है, उसकी दो रीजंस हैं, दो फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी वजह से सोडियम आयंस ज़्यादा बाहर होते हैं, पोटाशियम आयंस ज़्यादा अंदर होते हैं, क्लोराइड आयंस ज़्यादा बाहर होते हैं और ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा अंदर होते हैं। तो वो फोर्सेस कौन सी हैं? नंबर 1 पे है फोर्स ऑफ डिफ्यूजन और नंबर 2 पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो व्हाट आर दीज, ये क्या है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ डिफ्यूजन। Force of diffusion is actually the movement of molecules from the concentration of their higher gradient to the concentration of their lower gradients। ठीक है, ज्यादा मुर्तकिस एरिया से मॉलिक्यूल्स का कम इर्तकाज वाले एरिया की तरफ जाना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी के गिलास में जब आप स्याही का ड्रॉप जो है वो इंक का ड्रॉप डालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंक का ड्रॉप जो है वो ऊपर ऊपर होता है, ज़्यादा डेंस होता है, कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो इंक के मॉलिक्यूल जो हैं वो पूरे गिलास में जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। किस वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। अब ये तो सिचुएशन है फोर्स ऑफ डिफ्यूजन की जब उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन की सिचुएशन में देयर इज अ मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ डिफ्यूजन काम करती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल को रोक देती है कि वो अंदर बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, पोटाशियम आयंस जो हैं वो इस मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर सकते हैं एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। ठीक है, तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को, ऐसी मेम्ब्रेन जो बास पार्टिकल्स को तो अपने से गुजरने दे और बास को रोक दे, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ना ये सबको बिला रुकावट गुजरने देती है और ना ही सबको रोकती है, कुछ को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। अब ये तो होगी फोर्स ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो व्हाट इज दिस? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऐसी फोर्स है जिस फोर्स से दो अपोजिट आयंस जो हैं, यानी कि प्लस और माइनस, दो अपोजिट आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो सेम चार्जेस या सेम आयंस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसी फोर्स जो दो अपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करे और जो दो सेम आयंस को
सेम चार्जेस को रिपेल करें। तो ये फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इन दो फोर्सेस की वजह से हमारे जो न्यूरॉन की परमिएबिलिटी है या हमारे न्यूरॉन्स की जो है वो कंडीशन है एट रेस्टिंग पोटेंशियल, तो इन दो फोर्सेस की वजह से हमारे न्यूरॉन्स की जो आयंस की कंडीशन है वो ये है कि इसके अंदर जो है न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पे जो है वो चार्ज क्या है -70 मिलीवोल्ट। इसमें पोटाशियम की तादाद ज्यादा है, बाहर सोडियम की तादाद ज्यादा। अब यहां तक तो हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमारे न्यूरॉन की जो है वो कंडीशन क्या है, उसमें कौन कौन से आयंस हैं और किस कंडीशन में है, किस जगह उनकी तादाद ज्यादा है, किस जगह कम है। अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल पर कि एक्शन पोटेंशियल क्या है असल में। तो एन इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स that travels through a neuron's axon when it is set off by a trigger, changing the neuron's charge from negative to positive। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, जब कोई नर्व इम्पल्स या जब कोई स्टिमुलस जो है हमारे न्यूरॉन को जो है वो एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, ट्रिगर करता है, तो चार्ज जो है हमारे न्यूरॉन का वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसका चेंज होना, चार्ज का चेंज होना ही एक्चुअली मैसेज है। नर्व इम्पल्स यही है कि इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन का चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो यही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो जाता है चार्ज, यही सीरीज जो है वो आगे चलती है थ्रू आउट द थ्रेड सारे फाइबर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे एक्शन पोटेंशियल हुआ, जैसे किसी स्टिमुलस ने एक्टिवेट किया न्यूरॉन को, ठीक है, जैसे ट्रिगर किया न्यूरॉन को, तो यहाँ से जो मेम्ब्रेन के आयन चैनल्स हैं, यहाँ के मेम्ब्रेन में जो है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसके ओपन होने की वजह से ये दो फोर्सेस जो हमने डिस्कस किए हैं, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फोर्स ऑफ डिफ्यूजन से सोडियम आयंस जो है वो रश कर जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और पोटाशियम बाहर की तरफ। इसी तरह क्लोराइड आयन अंदर की तरफ रश कर जाते हैं। तो इसकी वजह से सोडियम को अंदर आने की वजह से यहाँ का जो चार्ज है विद इन द न्यूरॉन, जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और बाहर वाला हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हिस्सा एक्शन पोटेंशियल से मुतासिर हुआ है। तो यही सीरियल जो है, यही एक्टिविटी जो है वो थ्रू आउट द एक्सोन चलती है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड तक। ठीक है, तो यही आयंस की चेंज ही असल में मैसेज है, यही कम्युनिकेशन है। इसी फॉर्म में जो है वो न्यूरॉन्स मैसेज कन्वे करते हैं आयंस की तब्दीली की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयंस की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आयंस की चेंजिंग है, आयंस की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन आयंस की चेंजिंग की वजह से हम कहते हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है
ये एक रूल के तहत जो है वो सरजद होता है। वो रूल क्या है? ऑल और नन लॉ। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑल और नन लॉ पे बेस करता है। ये प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल दैट अ न्यूरॉन आइदर फायर्स कंप्लीटली और डज नॉट फायर एट ऑल। इसका मतलब ये है कि या तो एक्शन पोटेंशियल पैदा होगा, फायर करेगा, ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जैसे एक गन से जो है वो फायर करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो थ्रू आउट द डिस्टेंस एक ही रहती है, तो इसी तरह एक्शन पोटेंशियल की स्पीड जो है वो थ्रू आउट द एक्सोन एक ही रहती है। ये नहीं होता कि फासला बढ़ने की वजह से जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ऑल और नन, अगर तो इतनी इंटेंसिटी उस स्टिमुलस में है कि वो एक्शन पोटेंशियल पैदा करे, तो वो थ्रू आउट द फाइबर ऑफ द एक्सोन एक ही रहेगी, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल पैदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये है ऑल और नन लॉ। तो इसीलिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसकी स्पीड डिमिनिश नहीं होती, कम नहीं होती एक्शन पोटेंशियल की, तो फिर बाज़ जगह पर हमारा रिएक्शन जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल जो है वो स्लो होता है और बाज़ जगह स्पीड अप होता है, स्पीड से होता है, यानी कि ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह है रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसमें स्पीड का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल की डिक्रीमेंट या डिमिनिशिंग का कोई चक्कर नहीं है कि डिक्रीज होता है वक्त गुजरने के साथ। नहीं, उसमें रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल का है इशू कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमारे कंट्रैक्शन जो है वो इंटेंसिटी के साथ होगी। जैसे ब्राइट लाइट में जो है वो आंखें फटाफट से रिस्पॉन्स करती हैं, तो उसमें रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वो कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल या तो प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल नहीं होगा। जब होगा तो उसकी स्पीड थ्रू आउट द फाइबर एक ही रहेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरॉन, जो कि उसके फंक्शन में आता है कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या। तो ये समझ लें कि हमने जो है वो हाफ पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन को डिस्कस कर लिया है, यानी कि कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।